हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में बहुत जोर शोर से लगे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा और आज का टाइटल देखा, मार्क्स हीस्ट। अगर आप लोगों ने मनी हीस्ट देखी होगी तो रेफरेंस से समझ गए होंगे, हम लोग यहाँ मार्क्स चुराने नहीं आए हैं, मार्क्स बनाने आए हैं। दोस्तों, अगर मार्क्स बनाने की बात है और आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आया होगा कि यहाँ पे भैया ने वीडियो डाली और वीडियो डालते ही क्या कहा कि एक वीडियो देखने से आपकी तैयारी में जीएस के अंदर आपको बहुत बढ़िया चेंज देखने को मिलेगा। ये कैसे पॉसिबल है। अगर मैं भी यहाँ पे कोई वीडियो का यहाँ पे ऐसा थंबनेल देखता तो मुझे भी यहाँ पे वाइब आती, क्या ये कहीं ऐसी वीडियो तो नहीं है जिसमें तुक्का मारना सिखा रहे हैं कि बी मार दो, सी मार दो, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। नहीं दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी वो पूरी की पूरी डेटा ड्रिवन वीडियो होगी और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे और उसके बाद जो आपका रिस्पॉन्स या रिजल्ट होगा वो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जो सबसे पहला काम है, ऐसी वीडियो को बताने से पहले ये बताना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। क्यों बताना आवश्यक है? क्योंकि जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे, आप लोग का पूरा वीडियो देखने का जो इंटरेस्ट होगा, पर्पस होगा, शायद फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को ये पता नहीं चलेगा जब मैं आपके लिए डेटा लेके आया हूँ वो कितनी मेहनत के बाद आज यहाँ पे लेकर पहुँचा हूँ। दोस्तों, मैंने जब अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करी थी तो मैंने यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीजीएल काफ़ी एग्जाम्स दिए। 3 बार एनडीए क्वालिफाई करा, 3 बार सीडीएस करा, 2 बार एफकेट करा। वो यहाँ बताना आवश्यक क्यों है? इसलिए आवश्यक है कि ये एग्जाम्स जो हैं ये जीएस हैवी एग्जामिनेशंस हैं। इनके अंदर जीएस पूछी जाती है और अच्छे लेवल की जीएस पूछी जाती है। अब हुआ क्या, जब मैं एग्जामिनेशंस को फुलफिल कर रहा था, अपनी तैयारी कर रहा था, तो मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए हैं और उस मॉक से जो मैं सीखा हूँ ना, 1000-2000 क्वेश्चंस लगाने के बाद जो मेरे को फाइनल निष्कर्ष निकला है, वो निष्कर्ष मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए प्रेजेंट करूंगा। जो सीजीएल का जीएस का लेवल हायर होने के बावजूद आप इस वीडियो के बाद कम से कम अपने स्कोर के अंदर 15 से 20% जीएस के अंदर इंक्रीमेंट खुद फील करेंगे। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि क्वेश्चन कितना आसान है कि मुश्किल है, सवाल ये है कि हमारा अप्रोच क्या है। ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू वाले जो एग्जाम्स होते हैं वो ऐसे एग्जाम है कि आपके सामने सवाल है, आपके सामने जवाब है, आपको सवाल पढ़ के जवाब ढूंढना आना चाहिए और ये ढूंढना आना प्रैक्टिस से आता है। जो मैं प्रैक्टिस से सीखा हूं वो आप लोगों के लिए यहाँ पे सामने रखूंगा। सबसे पहले हमारा सवाल क्या है कि एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ जीके के अंदर कि नॉलेज होने के बावजूद काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो एग्जाम में उस नॉलेज का यूज नहीं कर पाते। आप लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, साइंस, करंट अफेयर्स, कितनी सारी चीजें पढ़ते होंगे तैयारी के टाइम में। हर एस्पिरेंट पढ़ता है, कोशिश करता है जितना ज्यादा पढ़ लें उतनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी एग्जाम में क्वेश्चन बनाने की। बट उसके बाद भी सालों तक आपको कई बार हताशा देखने को मिलती है। क्या आपकी मेहनत में कहीं कमी है? नहीं दोस्तों, मेहनत आपने बहुत अच्छे से करी होगी, एक एक चीज पढ़ा होगा। कोई लूसेंट पढ़ता है, कोई कोर बुक्स पढ़ता है, कोई एनसीईआरटी पढ़ता है, कोई क्लास से नोट्स पढ़ता है, कोई रिवीजन करता है कितनी बारी। उसके बाद भी प्रॉब्लम कहाँ रह जाती है? प्रॉब्लम रह जाती है आर्ट में। वो आर्ट क्या है? क्वेश्चन बनाने की कला। जानकारी होना और क्वेश्चन बनाना ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। आप लोग खुद मैथ्स में देखते हैं कि जानकारी परसेंटेज का होना या जानकारी प्रॉफिट लॉस का होना और उसको एग्जाम में उतार पाना, उसमें कला लगती है जिसको आप लोग ट्रिक का माध्यम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जीके क्या है? जीके एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं ट्रिक जैसा इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करूंगा, बट हाँ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से कैसे आप चीजों को पकड़ सकते हैं उस ओर मैं जरूर यहाँ पर लेकर जाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं जैसे आपको बताया एमसीक्यू एग्जामिनेशन के अंदर आपका सवाल और जवाब दोनों आपके सामने है। आपको बस जवाब को ढूंढना आना चाहिए और वो ढूंढेंगे कैसे? प्रैक्टिस से। दो ऑप्शन है, या तो आप खुद जाइए 1000-2000 क्वेश्चन लगाइए, जिसने लगा रखा होगा वो इसमें से 80% चीजों को खुद ऑब्जर्व कर चुका होगा। जिसने नहीं किया उसके लिए मैं यहाँ पे आज ऑब्जर्व करवाऊंगा। सबसे पहले हमें किसी भी एग्जाम को टारगेट करना है तो हमको एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप लोग वेब सीरीज वगैरह देखते होंगे तो हार्वी स्पेक्टर ने शायद कहा था कि आई डोंट प्ले द ऑड, आई प्ले द मैन। तो अगर आई प्ले द मैन की बात करूं तो मैं एग्जामिनर का माइंडसेट समझना बहुत आवश्यक है। एग्जामिनर किस माइंडसेट से पेपर बनाएगा? ध्यान दीजिए, अगर मान लो आज को आप एग्जामिनर हो जाओ या मैं एग्जामिनर हो जाऊं, मेरा मेन पर्पस क्या होगा? मेरा मेन पर्पस ये होगा कि जो मैं क्वेश्चन बनाऊं वो क्वेश्चन सही बनाऊं, गलत सवाल ना बनाऊं। तो आप कहेंगे हाँ भैया इसमें मुश्किल काम क्या है? इसमें मुश्किल काम दोस्तों मैथ्स में नहीं है। अगर मान लो मैं बोलूंगा मैथ्स में आपको क्वेश्चन बनाना है, एक आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि एक आदमी गया, उसने 50 रुपए के 5 मान लो आम खरीद के लाया।
अब एक आम का दाम कितना होगा? आज के डेट में भी आंसर क्या होगा? 10 रुपए। आज से 10 साल बाद भी क्या होगा? 10 रुपए। आज से 50 साल बाद भी क्या होगा? 10 रुपए। और आज से 100 साल बाद भी क्या होगा? 10 रुपए। क्या जीके में सेम चीज होगी? नहीं होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि जीके जो है वो एक डेवलपिंग फेज के अंदर है। हमारे पास सारी जानकारी किसी चीज की नहीं है, ना हिस्ट्री की है, ना ज्योग्राफी की है। पॉलिटिक्स भी एक तरीके से इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट समय समय पर अपनी इंटरप्रिटेशन देती है। तो यहाँ पे एग्जामिनर किसी भी स्टेटमेंट को कंप्लीटली गलत ऑप्शन बनाना बहुत उसके लिए मुश्किल पड़ जाता है। एग्जामिनर को 4 ऑप्शन देने हैं, सही ऑप्शन वो बहुत आसानी से दे सकता है, बुक से कोई चीज उठाएगा सही ऑप्शन दे देगा। गलत ऑप्शन बनाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। गलत ऑप्शन कैसे बनाएगा वो हम लोगों को यहाँ पर सीखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो अपनी टेक्निक है वो है अवॉइड एक्सट्रीम्स। अवॉइड एक्सट्रीम्स का मतलब क्या है? अगर कोई स्टेटमेंट के अंदर बात पराकाष्ठा की हो रही है, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की हो रही है, तो उस चीज को हम लोगों को अवॉइड करना है। जैसे हमारे पास एक्सट्रीम वाले स्टेटमेंट्स क्या हो गए, कौन से वर्ड्स हो गए? अगर मैं बात करूं ऑल, अब ऑल को मैं आपको यहाँ पे एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो दोस्तों ये अपना इंडिया का कोस्ट है। अब यहाँ पे अगर एग्जाम में एक स्टेटमेंट दे दे कि ऑक्टोपस इज फाउंड एट ऑल द कोस्टल पॉइंट्स ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के हर पॉइंट पे ऑक्टोपस पाया जाता है, ये एग्जामिनर ने एक स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ पे ऑल की बात कर दी गई। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्या भारत के हर एक पॉइंट पे ऑक्टोपस का पाया जाना या किसी और प्रजाति का मछली का पाया जाना पॉसिबल है, फिजिबल है? एक बारी को मान लो पॉसिबल होगा भी, क्या एग्जामिनर ने एक एक पॉइंट पे जाके वेरीफाई किया होगा? आप खुद सोचिए, कोई भी स्टेटमेंट को इस तरीके से लेके दीजिए, क्या एग्जामिनर ने एक एक पॉइंट पे जाके वेरीफाई किया होगा? इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। इतना बड़ा कोस्टल यहाँ पे इंडिया का प्लेन है, वो वेरीफाई नहीं कर सकता है। तो इस चीज का हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि इस स्टेटमेंट के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और ऐसा स्टेटमेंट उसने कब दिया होगा? कम से कम वो श्योर हो गया होगा कि इतने क्षेत्र में ऑक्टोपस पाए नहीं जाते हैं, इतने स्टेट में ऑक्टोपस पाए नहीं जाते हैं। अगर वो इस चीज को लेकर श्योर हो जाएगा, तब वो ऐसे केस में सीधा ऑल का स्टेटमेंट दे देगा, जो वो जानबूझकर गलत ऑप्शन बनाना चाहता है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में एक सही स्टेटमेंट है, बाकी 3 उसको गलत भी तो बनाना है ना भाई। तो गलत स्टेटमेंट बनाना है उसको ज्यादा मुश्किल टास्क है। तो वो कैसे बनाएगा, उस चीज को हम लोगों को आज समझना है। जैसे आप यहाँ पे और टर्म्स देखिए, कहाँ गया? ऑल हो गया, नन हो गया, ओनली हो गया, ऑलवेज हो गया, मस्ट हो गया, कैन नॉट हो गया, नेवर हो गया, नो हो गया। जब भी आपको ये टर्म्स देखने को मिले, अपने कान को खुला रखिएगा, सचेत हो जाइएगा कि एग्जामिनर ने अपना जो गलत बनाने का उसको जो काम था, उसके लिए उसने इन चीज को लगाया है। यहाँ पे एक और चीज क्या ध्यान रखना है, इन जनरल सिनेरियो जब भी बात कैपेबिलिटीज की होगी, तब कैपेबिलिटीज में कभी भी कैन नॉट चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लो एक स्टेटमेंट आ जाता है कि गोलकीपर्स कैन नॉट स्कोर द गोल। अब आप बोलेंगे भैया देखो बात तो सिंपल सी है, गोलकीपर का काम तो गोल बचाने का है, चांसेस बहुत कम है। पर क्या ऐसा नहीं हुआ कि आज तक के इतिहास में गोलकीपर ने गोल ना किया हो? बिल्कुल हुआ है। गए हैं वहां पे, मान लो कि किसी ने कॉर्नर किक लिया, यहाँ पे गोल पोस्ट को खाली छोड़ दिया, जाके गोल मार दिया। तो कैन नॉट अगर ऐसा टर्म आ जाता है, नेवर टर्म आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? तो पूरे के पूरे इतिहास को चैलेंज कर देता है। अगर मान लो मैं बोल दूं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, तो क्या आज से लेकर अनंत काल तक किसी बंदे ने देखा है? नहीं देखा है। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे भैया यहाँ पे जब आपने सब कुछ बता दिया, इन जनरल सिनेरियो क्यों लिख दिया? ये चीज पता है दोस्तों मात कहाँ खा जाएगी? ये चीज मात खा जाएगी कई बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का हमको शुरू से लेकर अंत पता है। एक हमारे पास बुक है, उसका इनिशियल पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हम लोगों को पता है। तो उसके अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन में ऑल, नन, ओनली, ऑलवेज, मस्ट आए, तो उसके अंदर अपने कान को और थोड़ा खुला रखिएगा और ध्यान से लॉजिकली सोच के आंसर मारिएगा। उसके अलावा अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ जाता है, मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि कोई नदी है, इसके अंदर कोई मान लो जीव पाया ही नहीं जाता, ऐसा अगर मान लो स्टेटमेंट आ गया कि इस नदी के अंदर ये वाली मछली नहीं पाई जाती है, क्या वहां पे एक एक पॉइंट पे आके कोई बंदा चेक कर सकता है रिसर्च के हिसाब से? बहुत कम पॉसिबिलिटी है। आप समझ रहे हैं? ऐसा स्टेटमेंट अगर देता है तो आप खुद समझेंगे कि पूरे रिवर को चेक करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब अगर वो प्रजाति पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में ही नहीं है तब अलग बात है, मगर तब भी अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट देगा तो आप समझ सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये स्टेटमेंट जो है गलत की ओर जा सकती है। कभी भी गारंटेड नहीं है, एक हमेशा हम पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं इसे। क्या है? देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला। ध्यान दीजिएगा,
ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीएससी यानी आईएएस के एग्जाम के प्री में पूछा गया है और हम इसको अपने टेक्निक के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से कैसे बनाएंगे। देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन केरला। दूसरा क्या है, देयर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन एमपी। 10 सेकंड का मैं ब्रेक लेता हूं, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम साथ अटेम्प्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, जो एग्जामिनर है, आपको क्या लगता है एग्जामिनर केरला के एक एक गांव में, एक एक विलेज में जाके एक एक नदी जो होगी उसको देखा होगा, ईस्ट फ्लो करती है, वेस्ट फ्लो करती है। मध्य प्रदेश के एक विलेज में गया होगा, नहीं गया होगा। मतलब क्या है, एग्जामिनर को पता है कि कम से कम केरला में एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर जरूर है। अगर उसको ये पता है एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये स्टेटमेंट बनाना उसके लिए कितना आसान है, बहुत आसान है। जैसे ये बोलेगा स्टेटमेंट प्रूफ दे देगा, भाई ये वाली रिवर ईस्ट फ्लो करती है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, ये स्टेटमेंट गलत होगा। सिमिलरली ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, चांसेस बहुत हाई है कि ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, विच स्टेटमेंट ऑफ अबव इज करेक्ट, नीदर 1 नॉर 2। क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको केरला के ए टू जेड नदी की जानकारी होनी आवश्यक थी, नहीं थी। एमपी की ए टू जेड नदी की जानकारी होनी आवश्यक थी, नहीं थी। अब उसके बाद भी क्वेश्चन को बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह चीज क्लियर होगी। वहां के जिस बंदे ने ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ रखा है, डायरेक्ट बता देगा कि भैया नर्मदा जो है एमपी में हमारे कंटेक्ट से जो निकलेगी वो ऑटोमेटिकली गुजरात की तरफ जाती है, वेस्ट की तरफ जाती है, तो उससे वैसे डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को बना लेगा। पर बात यह है कि अगर एग्जामिनेशन में कोई और स्टेट आ जाए, कोई और पॉइंट आ जाए जिसका आपको नहीं पता हो, तो आप एक बार ओपन माइंड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप ये अप्रोच को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विद रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, fertilizers/nutrients can be reduced। नेक्स्ट क्या है, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग, इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल कैन बी चेक्ड। अब ध्यान दीजिएगा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक और बताता हूँ, पॉसिबिलिटीज की टेक्निक। जीएस के अंदर क्या है, पॉसिबिलिटीज का बहुत अच्छा महत्व है। महत्व कैसे है, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आज से 20 साल पहले किसी बंदे ने बोला होगा कि हम लोग यहाँ पे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। उस बंदे को वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं लग रही होगी, बट ये भी पॉसिबल हुआ कि नहीं हुआ। जीएस के अंदर आप देखेंगे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि अगर कहीं पे कैन बी, मे बी, पॉसिबली ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे तो उसके सही होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, क्योंकि उसका मतलब यह है कि उस चीज़ को कंप्लीटली डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट के लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को मान लो लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी चीज़ को यूज़ करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट भी होना भी चाहिए कि फर्टिलाइजर के लॉस को कम करा जाए। और कैन भी मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है। यह स्टेटमेंट मेरे हिसाब से सही हो सकता है। अगला देखिए, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग। कोई पॉइंट दिखा आपको, ओनली। आपको क्या लगता है इसके अलावा और कोई वे नहीं हो सकता है? भाई अगर पानी ही पटाना है तो बहुत तरीका होगा ना पटाने का, ओनली कैसे हम यहाँ पे किसी चीज के लिए लिख सकते हैं? किसी आज तो आप देखते होंगे न्यूज के अंदर कि लोग ड्रोन से भी पानी पटा देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस क्वेश्चन बनाने के लिए माइक्रो इरिगेशन की एक एक जानकारी होनी चाहिए, और हो सकता है हमारा जो अप्रोच होगा वो भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होगा, बट आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम के अंदर मेन काम आपको ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा नॉलेज रख के पीएचडी करें इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में या फिजिक्स में। आप पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहे हैं, ट्रेंड से सीख ले रहे हैं, आंसर करना आपको वहां पे मेन दायित्व है। अगर आपको वैसे किसी सब्जेक्ट को सीखना है आप पीएचडी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम इस चीज से इतना समझ पा रहे हैं कि ओनली मीन्स यार अपने को सुनने में यहाँ पे परफेक्ट नहीं लगता है, क्योंकि इसके अलावा क्या कोई दूसरा तरीका ही पॉसिबल नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी लगती है ना। नेक्स्ट, इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल कैन बी चेक्ड। ये भी पॉसिबिलिटीज की बात है, तो हमको ये भी सही होने के चांसेस लगते हैं। तो अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट को काट दूं तो ये दोनों ऑप्शन हट जाता है। पहला तीसरा पॉसिबिलिटी का है, इसके अंदर आंसर 1 और 3 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये तरीका आपको हर जगह सही होगा इसकी गारंटेड नहीं होती है, बट 80% क्वेश्चन में आप इसके थ्रू सही आंसर की तरफ पहुंचने की उम्मीद रखेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप इसको यूज करना सीखेंगे, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ओनली स्टेटमेंट ही नहीं मिलेगा, तो आप वहां पे ऑप्शन नहीं काट पाते हैं। कैन भी नहीं मिलेगा, आप नहीं काट पाते हैं, नहीं सही कर पाते हैं। बट जिन ऑप्शंस में आपको मिलेगा उसके अंदर आपकी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन सही होने की ऑटोमेटिकली 60 to 80% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द चेंज टू अटल पेंशन योजना डन इन 2022। मेरे हिसाब से शायद ये सीजीएल 2022 के मेंस का क्वेश्चन है। तो आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं।
According to the new criteria, any citizen who is or has been an income tax payer shall not be eligible to join Atal Pension Yojana after 1 October 2022. आगे देखते हैं, subscriber would receive the guaranteed minimum monthly pension of 1000, 2000, 3000 or 4000 or 5000 at the age of 80 years. Last क्या है, as per the new rules, subscriber can make contribution to Atal Pension Yojana on a monthly basis only. मतलब मंथली बेसिस ओनली। आप इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर ढूंढिए क्या होगा। मैं हट जाता हूँ अगर स्क्रीन से हल्का सा आप नहीं पढ़ आ रहा है तो। पढ़ लिया आप लोगों ने? आपको यहाँ पे कोई रेड अलर्ट वाला वर्ड दिखा है? एज पर द न्यू रूल्स, सब्सक्राइबर्स कैन मेक कंट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना ऑन अ मंथली बेसिस ओनली। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे जब कभी योजना वगैरह की बात होती है ना, तो इसमें कई बार ओनली वाली चीज़ें सही भी हो जाती है। इसके अंदर आप बेसिक कंप्लीटली वाला रूल नहीं लगा पाते हैं। क्यों नहीं लगा पाते हैं? एक योजना है, योजना में बोल दिया इसी के बस पे काम होगा, तो आपको लगता है कि हाँ भैया यहाँ पे स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन को वापस से ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सब्सक्राइबर हैं जो अटल पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं, अटल पेंशन योजना बहुत हाई क्लास लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करिए, बहुत लो क्लासेज इंडियंस के लिए बनाने की कोशिश करिए, मिडिल क्लास टू लो क्लास वाले जो है। अब अगर उनमें से कोई बंदा यहाँ पे जुड़ना चाहता है, वो हो सकता है मंथली कंट्रीब्यूट ना कर पाए, तो गवर्नमेंट क्या उसको इतनी आसानी से हटा देगी? अब खुद सोचिए, नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट का काम क्या है? उनको इन लोगों की सेवा करनी है, उनके लिए काम करना है। तो यहाँ पे क्या एक रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहेगी गवर्नमेंट? आप खुद सोचिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाने से ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ पीपल इसके अंदर आ रहे हैं वो कम हो सकते हैं। मान लो कोई बंदा ऐसा जो किसान है, जो खेती करता है, अब जो बंदा खेती करता है उसका हर मंथली इनकम नहीं है, और उस बंदे को मान लो ऐसी चीजों से अगर जुड़ना है, या कोई मान लो स्मॉल वर्कर है जिसकी मान लो ओकेशनली सीजनल इनकम आती है, वो बंदा कैसे इन चीजों का फायदा उठा पाएगा, कैसे जुड़ पाएगा? तो अगर आप इस लॉजिक से सोचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भैया ये वाला स्टेटमेंट अपने को सही नहीं लगता है। अगर आप सी काट दें, एक ही ऑप्शन बचेगा और ये आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक चीज क्लियर। टेक्निकली हल्की सी शायद कुछ इशू आ गई थी, पर कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अगला जो हमारा जो तरीका होगा बनाने का वो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है ना, ये वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि इससे होगा क्या अभी आप खुद समझेंगे। पढ़िए इस क्वेश्चन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन पढ़िए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब इससे क्या होगा, आपको कुछ दिखा क्या? अगर आप इसको मन की आंखों से देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इस बात में कोई दोहराई है? बिल्कुल दोहराई नहीं है। मतलब इनमें से पक्का एक स्टेटमेंट सही और एक स्टेटमेंट गलत होगा कि नहीं होगा? आप खुद सोचिए, इनमें से क्या एक स्टेटमेंट पक्का सही होगा और एक स्टेटमेंट गलत होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, अगर दो स्टेटमेंट अपने आपको कॉन्ट्राडिक्ट इस केस में कर रहे हैं। अब अपने को बताने में सही स्टेटमेंट कौन सा है। क्या फंडामेंटल ड्यूटी जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट है? आप लोग जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, बट ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ये वाला होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। आपको क्वेश्चन बनाते वक्त में ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर उसने इनकरेक्ट पूछा है तो करेक्ट पे मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गलती क्या होती है, जैसे ही बंदा ये दो लाइन पढ़ेगा और समझ जाएगा इसमें एक सही स्टेटमेंट है, नीचे के दोनों ऑप्शन पढ़ेगा ही नहीं। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, एक्चुअली में ये दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके साथ साथ क्या है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्चुअली में इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है और वही आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है अपना ऑड वन आउट। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज पता है कहाँ कहाँ काम होगी। जीएस में काम आएगी, इंग्लिश में जब आप वोकैब के क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम बनाएंगे तब काम आएगी, और काफी सारी जगहों पे आपको रीजनिंग वगैरह में भी आपको यहाँ पे काम आ जाती है। ऑड वन आउट का मतलब क्या है, आप सिंपल सा जानते हैं कि जो सबसे अलग है उसको छांट दो। अब क्या आप मैथ्स में ये चीज करते हैं क्या? मैथ्स में ये चीज आपको उल्टा पड़ जाती है। क्यों? मैं आपको, आप जनरल कोई क्वेश्चन उठाइए, अगर आपको उसके तीन ऑप्शन ऐसे दिखते हैं 40, 42, 44 और 108, अगर मान लो आपको ये तीन ऑप्शन दिखते हैं, तो उस केस में आप कम से कम जब मैथ्स बना रहे होगे तो आप श्योर हो जाओगे कि भैया 108 वाला आंसर नहीं है। ये आप क्लियर हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में एग्जामिनर कहाँ का ऑप्शन डालेगा,
नजदीक नजदीक का ऑप्शन डालेगा। किस चीज के लिए डालेगा कि इसके अंदर बंदा कंफ्यूज हो जाए। आपका ऑप्शन ऐसे आ सकता है 44.4, 44.2, 44.8, इतना भी क्लोज ऑप्शन कई बार एग्जामिनर मैथ्स के अंदर डाल देता है अगर फिक्स वैल्यू तक आंसर पहुंच रहा हो तो। बट जीएस के अंदर क्या ये चीज करी जा सकती है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। जीएस जो है वो एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है। डायनामिक सब्जेक्ट यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बात करूँ जीएस के अंदर, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ, चलो सिंपल तरीके से लेके चलते हैं, तो हमारी जो क्लाइमेट होगी वो हमारे आसपास के देशों के क्लाइमेट से काफी हद तक मिलती होगी। जैसे मान लो अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, सब कॉन्टिनेंट पिचेस हैं, तो इंडिया की जो पिच होगी काफी हद तक वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के पिच से मैच करती होगी। इंडिया के पिच में बाउंस बहुत ज्यादा नहीं है। यही ऑस्ट्रेलिया का जो पिच है उसके अंदर बाउंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस सब कॉन्टिनेंट में काफी हद तक सिमिलर कल्चर है, सिमिलर क्लाइमेट है। सिमिलर क्लाइमेट के कारण सिमिलर ग्राउंड की कंडीशन वगैरह चीजें मैच करती हैं। अब कई बार हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वो भी आसपास की कंट्रीज के आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इंडिया का किसी और देश के साथ ग्रुप नहीं हो सकता, आसपास के अलावा वाले के अलावा हो सकता है, बट पॉसिबिलिटीज आपको देखने को कम मिलेंगी। तो ऑड वन आउट में क्या होता है, अगर आपको आसपास की कोई चीजें देखने को मिलती हैं तो आप मान के चलिए कि ये इस केस के अंदर काफी हद तक सिमिलर चीजें रख रही होंगी, और जो सबसे अलग है उससे जीएस में आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा आप क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा देश जो है वो सार्क देश का मेंबर नहीं है। अगर मैं बात करूं सार्क देश की, तो सार्क देश एक्चुअली हमारे साउथ एशिया जो कंट्रीज हैं उनका एक तरीके का फेडरेशन है। अब इसके अंदर अगर आपको ना पता हो सार्क क्या है, आप यहाँ पे 4 देश को देख रहे हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, तो आपका मन ये जरूर कहेगा कि कोई ना कोई ऐसा जो भी ग्रुप होगा उसमें हमारे आसपास के 3 देश जरूर साथ होंगे, और जो बहुत दूर है हमसे शायद पार्ट ना हो। तो आप इस अप्रोच से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो शायद और बेटर रूप से क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, Which of the following hill station do not experience snowfall in winter? इनमें से कौन सा हिल स्टेशन है जो विंटर के अंदर स्नोफॉल को नहीं करता है? तो आप इसका आंसर खुद बताइए, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊटी, श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, ये अपने पास 4 ऑप्शन है। अगर मैं बात करूँ श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, ये सारे के सारे आपके हिमालयन रीजन के अंदर आते हैं। ऊटी आपका साउथ इंडिया में आता है। तो ऑड वन आउट से आप एक चीज तो छांट सकते हैं कि श्रीनगर, शिमला और हिमालय, सॉरी नैनीताल, ये जो चूंकि हमारे हिमालयन रीजन के अंदर हैं, ये काफी हद तक सिमिलर क्लाइमेट को फील करते होंगे। और क्योंकि सिमिलर क्लाइमेट को फील करते होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन भी क्लाइमेट से रिलेटेड है, स्नोफॉल से रिलेटेड है। अगर मान लो हमारा धर्मशाला जो है स्नोफॉल फील करता है, तो मनाली भी फील करता होगा, गुलमर्ग भी फील करता होगा। सिमिलर क्लाइमेट को यहाँ पे काफी हद तक फॉलो करा जा रहा है। जैसा दिल्ली का क्लाइमेट होगा वैसा ही हो सकता है नोएडा का भी क्लाइमेट हो, वैसा गुरुग्राम का भी क्लाइमेट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा सिमिलर जो यहाँ पे टेम्परेचर, अगर आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तो इस चीज को समझ जाएंगे। खैर अभी मैं इतने डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा, अभी मैं आपको बस ऑड वन आउट से समझाऊंगा, तो आप ऊटी का आंसर तक पहुंच गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम? इनमें से कौन सा रिवर है जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है? वैसे अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं, आपने पढ़ी है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग वैसे ही बना दोगे। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट सीधा यहाँ पे महानदी और गोदावरी को मार देगा। बट बात यह है कि अगर मान लो आपने नहीं पढ़ी है तो आप कैसे इस चीज को कर सकते हो? अगर मान लो कोई यहाँ पे नॉर्थ इंडियन बंदा होगा जो गंगा की नदी के बारे में हल्का बहुत जानता होगा, या साउथ इंडियन जिसने गंगा ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ रखा होगा। मैंने यहाँ पे इसी को क्यों पॉइंट आउट करा, जिसने गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी होंगी उसको महानदी और गोदावरी का भी आइडिया पूरा का पूरा होगा ही होगा। जिसमें मान लो अगर कोई ये है कि हमको आसपास में अपने आसपास की किसी एक दो नदी का पता होता है, वो ये जान लेगा कि गंगा यमुना जो है और गंडक और घाघरा भी फाइनली आके गंगा में मिलती हैं। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि ऑड वन आउट का यहाँ पे ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जिस प्लेन वाले एरिया में ये दोनों फुलफिल मतलब बह रहे हैं, सिमिलर प्लेन के एरिया में ये भी बह रहा है। और शारदा नदी जो है ये भी डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली आके ऊपर से ही गंगा में मिलती है, नीचे से आके नहीं मिल रही है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हट जाएंगे। भले ही दामोदर आपका पेनिनसुलर रिवर है, मगर यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। मगर महानदी और गोदावरी आपकी दोनों की दोनों क्या है, पेनिनसुलर रिवर्स हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप कोर्सेज वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। आज की हमारी मेन क्लास का उद्देश्य है ही नहीं चीजों की डिटेल में जाने का, तो हम आंसर बनाने के तरीके पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, यूज बेसिक सेंस। सारी की सारी चीजें एक तरफ, ये चीज एक तरफ। आप अगर एग्जामिनेशन में अपना दिमाग खुला रख कर जाते हैं, ओपन माइंड से जाएंगे ना,
तो आप ऑटोमेटिकली काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएंगे जो बाकी बंदे नहीं कर पाते। देखिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नेगेटिव स्टेटमेंट पर अलर्ट हो जाना है। अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, जैसे कि मान लो स्टेटमेंट देता हूँ, गवर्नमेंट डिस्करेज स्मोकिंग या गवर्नमेंट डिस्करेज एग्रीकल्चर, आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर गवर्नमेंट कर सकती है, नहीं कर सकती है? आपने कोई आर्टिकल नहीं पढ़ा, कोई बिल नहीं पढ़ा, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, आपको अगर ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम में आता है तो आप मानेंगे कि कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को तो डिस्करेज नहीं करेगी। ये तो अपना लॉजिक कहता है ना भाई कि एग्रीकल्चर को गवर्नमेंट डिस्करेज कर सकती है क्या? नहीं भैया, एग्रीकल्चर नहीं करेगी। स्मोकिंग को बिल्कुल डिस्करेज कर सकती है। तो आप ये पॉइंट यहाँ समझ सकते हैं। साथ साथ अपने को गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो एग्जामिनेशन का पेपर है चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, हमको यहाँ पे पार्टी से मतलब नहीं है, हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब है। हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जाम दे रही है हमको उससे मतलब है, चाहे किसी की पार्टी हो नहीं हो, हम लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है। जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से चलना है। यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट का मतलब हुआ गवर्नमेंट ने कोई बिल लाया, कोई लॉ लाया, कोई एक्ट लाया, तो उसके बारे में यूजुअली आपको एग्जाम में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ही सही देखने को मिलेंगे। उसके नेगेटिव आर्गुमेंट्स वाली ज़्यादा चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये चीज़ आप मान के एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करने बैठिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not provided in part 4A, that is fundamental duties of Indian Constitution? वैसे ये क्वेश्चन इतना आसान होगा, अगर आप लोगों ने मान लो मेरी अगर क्रैश कोर्स की क्लास देखी होगी तो पॉलिटी के आज के हमने जितने क्वेश्चन लाया हूँ लगभग आपके सारे बन गए होंगे। और क्रैश कोर्स में मेरे को लगता है लगभग तो 2,10,000 से ऊपर व्यूज आ चुके हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को और मैं खुद भी बहुत खुश हुआ था। मतलब पहली मैं पूरा क्रैश कोर्स के रूप में लाया था, बहुत बढ़िया चली थी वो। तो ये आंसर आप लोग जानते होंगे। बट बाई चांस मान लो किसी एस्पिरेंट ने नहीं पढ़ा, उसके सामने ये समस्या आ गई, तो क्या करेगा? फंडामेंटल ड्यूटीज देश के प्रति आपकी ड्यूटी है, ये आप जानते हैं कम से कम। क्वेश्चन पढ़िए। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, क्या ये ड्यूटी हमारे देश के प्रति हो सकती है? लॉजिक क्या कहेगा? भैया हो सकती है। ठीक है, अब इसको मार्क करके छोड़ देते हैं। टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, भारत के हर पीपल के लिए हमारे को ब्रदरहुड की, भाईचारा की फीलिंग रखना, उसको प्रमोट करना, ये हो सकती है। पूरे इंडिया के लिए बात हो रही है तो हो सकती है। टू रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, क्या ये देश के प्रति ड्यूटी होगी हमारी? मैं ये नहीं कह रहा पेरेंट्स और टीचर का रिस्पेक्ट करना सही है गलत है, ये क्वेश्चनेबल नहीं है। क्वेश्चन की लाइन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि देश के प्रति ड्यूटी। क्या ये ड्यूटी हमारे देश के प्रति है? नहीं, ये हमारा खुद का मौलिक ड्यूटी है। एज एन इंडिविजुअल हमको अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है। ये हमारी पर्सनल मॉरल ड्यूटी है। ये हमारी देश के प्रति ड्यूटी थोड़ी होगी। चौथा पढ़िए। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमारे पूरे देश का जो हेरिटेज है, कल्चर है, उसको हमको प्रिजर्व करना है। ये बिल्कुल होगी हमारे देश के प्रति ड्यूटी। हमको अपना हेरिटेज जो हमारा इतिहास है, हमको उसको बचाना है, देश के लिए संजो के रखना है। ये हमारी देश के प्रति ड्यूटी होगी। बट हमारे पेरेंट्स और टीचर के रिस्पेक्ट करना ये देश के प्रति ड्यूटी नहीं है, ये हमारी पर्सनल ड्यूटी है। तो आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पढ़िए और इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। कॉमन सेंस लगाना है, ओपन दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन उतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा। 10 सेकंड का ब्रेक लीजिए, क्वेश्चन देखिए या पॉज कर लीजिए, पॉज करके देखिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। What is the name of the flagship program that was launched in 2005 to address the lack of infrastructure in urban India? अब कई बंदे यहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही सीधा क्या बोल देंगे, भैया 2005 में क्या लॉन्च किया था उस चीज को पूछ लिया। ये तो करंट अफेयर 2005 का पूछ रहा है, एसएससी 15 साल पुराना करंट अफेयर पूछ रहा है। अप्रोच कैसे देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़िएगा। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स, ठीक है। अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। अब इन चारों ऑप्शन में ऐसा हमको क्या कीवर्ड दिखा है जिसके हिसाब से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं? ध्यान दीजिए, अगर आप गौर कर पा रहे हैं तो हम लोगों को पहला कीवर्ड दिखा है 2005। 2005 में किसकी सरकार थी? अगर आप थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाने की कोशिश करेंगे, आपको पता है 2014 में मोदी जी आए हैं। मोदी जी से 10 साल पहले यूपीए थी। 2004-5 में अपना यूपीए का आ गया था। 4 से पहले अपने कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो 2005 में पर्टिकुलरली किसकी सरकार है? अपनी यूपीए यानी कांग्रेस यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार है। अब आपने एक चीज नोटिस करी है, जिसकी सरकार रहती है वो अपने ही लीडर्स के नाम पर चीजों को रखती है। आज के समय में भाजपा की सरकार है, आपको अटल पेंशन योजना देखने को मिलेगी, आपको अटल टनल देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों?
उस केस में आपको देखने को मिलेगा राजीव गांधी जी के नाम पे चीजें देखने को मिलेंगी, इंदिरा गांधी के नाम पे देखने को मिलेगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे देखने को मिलेगी। तो आंसर आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन को मार्क करना, आप खुद देखिए। क्या ये आपके लिए मुश्किल है? मुझे नहीं लगता कि इसको अगर आप इस अप्रोच से जाएंगे तो इस आंसर तक में पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। अटल जी की सरकार अगर चली गई है तो अटल जी का यहाँ पे आंसर वैसे ही बहुत मुश्किल पड़ जाता है। आपको क्या लगता है अगर अभी फ्यूचर में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कोई मिशन लॉन्च करेगी क्या? आप खुद अपना लॉजिक इस चीज को सोचने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द नेशनल हाईवे? क्वेश्चन पढ़िए, आपके सीजीएल का ही है और आंसर करने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड का ब्रेक लीजिए, पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर्स को डालिए। बताते हैं आप। सबसे पहले हमारे पास टर्म क्या है? नेशनल हाईवे। तो सबसे सिंपल बात है, नेशनल हाईवे को मेंटेन करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को देने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप खुद सोचिए नेशनल हाईवे अगर मान लो मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कोई मेंटेन करना चाहूंगा तो मैं उसके इतने सारे बंदों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दूंगा कि इतने हिस्से का कश्मीर देखेगा, इतने हिस्से का कन्याकुमारी वाले देखेंगे, तमिलनाडु वाले देखेंगे, सब पे अपने हिसाब से काम नहीं बांटा जा सकता। तो स्टेट गवर्नमेंट का तो वैसे भी कोई सीन नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो जाएंगी इस चीज को मेंटेन करने में। नेक्स्ट क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बॉर्डर वाले इलाके में रोड वगैरह मान लो बनाने का इनको काम या मेंटेनेंस का काम मिल भी जाता होगा। क्या नेशनल हाईवे बस बॉर्डर पे है? नहीं है। नेशनल हाईवे हमारे देश के बीचों बीच से निकलते हैं, तो उसका काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को देने का कोई सेंस बनता है क्या? ओपन माइंड से सोचिए खुद से। आप कहेंगे नहीं भैया ये भी नहीं बनता है, ये भी नहीं बनता है। दो चीजें बच गई, पब्लिक हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पब्लिक हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपने किसका नाम सुना है? आप लोगों ने कम से कम अपॉइंटमेंट याद करते वक्त में 10 बार NHAI का चेयरपर्सन कौन बना, हेड कौन बना है, इसको कम से कम 10 बार पढ़ा होगा। आपको पता है NHAI नाम की कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है, और साथ साथ अगर मान लो एग्जिस्ट और भी 4 चीजें करती होंगी, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? नेशनल हाईवेज की हो रही है। तो नेशनल हाईवेज को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ही तो मेंटेन करेगी भाई, वही तो मैनेज करेगा, और कौन करेगा? कितना मुश्किल था इस क्वेश्चन को आंसर करना। आप खुद देखिए, क्या इसको आंसर करना बहुत मुश्किल अटेम्प्ट था क्या आप लोगों के लिए? नहीं था भाई। अब इसको अपने अप्रोच के अंदर हल्की सी इंप्रूवमेंट लाकर देखिए। नेक्स्ट अपना क्या है दोस्तों? फोकस ऑन वर्ड। फोकस ऑन वर्ड जो है ना, ये बहुत इजी टेक्निक है क्वेश्चन बनाने का। क्यों? ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम लॉन्च करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम लॉन्च करती है, तो वो जो स्कीम लॉन्च करेगी वो ऐसे नाम से लॉन्च करेगी जो कहीं ना कहीं उस चीज को दर्शाए जो स्कीम के अंदर इन्वॉल्व है। उसके नाम से कम ये पता चले, या उस नाम को शॉर्ट फॉर्म करके स्कीम का नाम दिया जाए, जो इस नाम का अपना अलग मतलब हुआ, उसको अगर खोला जाए तो वो वर्ड कहीं ना कहीं पूरे स्कीम को डिफाइन कर दे। ये चीज हमने अपने आसपास के समय में काफी हद तक देखने को हमको मिली है। तो अगर मैं यहाँ पे वर्ड को ध्यान दूं और उसको ओपन करने की कोशिश करूं तो काफी हद तक मैं यहाँ पे पूरे के पूरे स्टेटमेंट में उन वर्ड्स को लिंक करके पा लूंगा। साथ में आपका एक बार मिलिट्री एक्सरसाइज भी देखेंगे, जिसके अंदर जो 2 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम की आपको झलक देखने को मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is the name of scheme launched to fund infrastructure and social development project in the Northeast for a period of 4 years from 2022-23 to 2025-26? अब कोई एस्पिरेंट बोलेंगे कि भैया ये पूरा का पूरा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हम लोग करंट अफेयर नहीं पढ़े, हम लोगों ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, ये क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं? बट यहीं पे कोई ऐसा एस्पिरेंट होगा जो रिस्क लेने के लिए तैयार होगा, वो इस स्टेटमेंट को कैसे टैकल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे को क्या दिख रहा है कि डेवलपमेंट की बात हो रही है, सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है और नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। तो डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट, ये अपने को इसमें से कौन से ऑप्शन को मैं खोलूंगा तो डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट मेरे को दोनों टर्म मिल सकता है। इसमें आप डी फॉर डेवलपमेंट का एक बार पॉइंट सोच सकते हैं, भैया पॉसिबल हो सकता है। इसमें एनी से नॉर्थ ईस्ट का मतलब सोच सकते थे, बट क्या आपको इसमें डेव फॉर डेवलपमेंट और एनई फॉर नॉर्थ ईस्ट नहीं दिख रहा है? बताइए, क्या आपको ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या इस चीज को आप खुद से नहीं देख सकते थे? देख सकते थे। अगर आप देख लेंगे तो क्वेश्चन बनाएंगे। ये एक अप्रोच है क्वेश्चन बनाने की, जो आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा सीखेंगे। आप खुद से जब 1000 क्वेश्चन लगाएंगे ना तो 1001वें क्वेश्चन में आपके पास खुद ये एबिलिटी बिल्ड हो जाएगी। Which of the following acts was introduced to regulate foreign exchange in India in 1973? अब क्या ये 1973 का करंट अफेयर है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कई बार बंदे आजकल सीजीएल में बोल देते हैं 5 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लिया। अब सीजीएल जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा हमको उसके हिसाब से टैकल करना पड़ेगा। अपने पास टर्म क्या है? फॉरेन है, एक्सचेंज है, रेगुलेट है।
कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है, खुद से देखिए। इतना इजी क्वेश्चन है, इस चीज का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। जितने लोगों का हमें पार्टिसिपेशन होगा मैं समझूंगा कि कितने लोगों ने सीरियसली इस वीडियो को देखा है, तभी मैं थोड़ा क्वेश्चन में बीच में आके छोड़ा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, इन तीनों टर्म से जुड़ा हुआ आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मार्क करके मुझे बताएंगे, और जो सही आंसर होगा उसको मैं पिन भी करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट aims to strengthen intra-SAARC economic cooperation to maximize the region's potential for trade and achieving development for their people। तो अपने को इसमें क्या क्या टर्म दिखा है, एक अपने को दिखा है सार्क, और क्या दिखा है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन दिखा है, और क्या दिखा है, ट्रेड दिखा है। अब इसके हिसाब से अपने को वर्ड बनाना है। तो सार्क में ऐसे तो हमको पता है कि साउथ एशिया की बात हो रही है, उसके बाद टी से ट्रेड होगा, टी से ट्रेड तो आपको 3 में देखने को मिल रहा है, और साउथ एशिया आपको इसी में देखने को मिल रहा है, तो साफ था। इस तरीके से आप यहाँ पे अप्रोच देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन फरवरी 2022 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अनाउंस द लॉन्च ऑफ डैश which is a doorstep distribution drive to deliver crop insurance policies to farmers under the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पॉज करके पढ़िए अगर आपको समझ नहीं आया तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। अब आप ध्यान दीजिए, अगर फार्मर की बात हो रही है तो आप एक चीज श्योर है, यहाँ पे कौशल यानी स्किल वाले टाइप की नहीं जा रही होगी, वहाँ पे कौशल का अपना अलग, स्किल इंडिया का करके अलग पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। फार्मर को देखिए, कई बंदों का ध्यान सीड की तरफ खिंच सकता है, फार्मर देखेंगे सीड बीज करके काफी बंदे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पर क्या कहीं बीज वगैरह की बात करी गई है, कहीं से बीज उसको खोल के या शॉर्ट फॉर्म ऐसा बनाया जाए, नहीं करिए। यहाँ पे किसकी बात करी गई, इंश्योरेंस बीमा की बात करी गई है, तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आप अगर इस तरीके से अप्रोच करेंगे, मैं जानता हूँ कोई क्वेश्चन कई बंदों को नहीं आता हो जो करंट अफेयर्स नहीं पढ़े होंगे, बट उसके बाद भी क्या ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि नहीं बनाए जा सकते। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, काफी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको चारों ऑप्शन में किसी का आइडिया नहीं होगा, चारों ऑप्शन में लिंक भी नहीं होगा, तो वो क्वेश्चन हम लोगों को छोड़ना ही छोड़ना है। ऐसे सीजीएल में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें ना आपको क्वेश्चन में कोई हिंट मिलेगी, ना आपको ऑप्शन में ऐसे टकल करने की हिंट मिलेगी, वो तो छोड़ना है, पर कम से कम 5 से 8 ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप क्वेश्चन और ऑप्शन को नजर रखते हुए उनमें कोई ना कोई लिंक जोड़ के उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो इसके अंदर 10 से 12 तो आपके होते हैं इजी क्वेश्चन, जो आप लोग आसानी से बना ही लोगे, तो अगर तैयारी किसी बंदे ने सही से कर रखी है। उसके बाद अपने 5 से 8 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आप टेक्निक यूज कर सकते हो। मान लो यहाँ 12 ले लेते हैं, यहाँ 8 ले लेते हैं, और 5 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिलेंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, मतलब ना आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ना उसके ऑप्शन समझ आएंगे, ना आपने जितनी आज ट्रिक टेक्निक सीखी है वो काम आएगी, वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ने होंगे। मेन हम लोगों का गेम चेंजर पता है क्या है, मेन गेम चेंजर ये 8 क्वेश्चन है जिसके अंदर बेसिकली वैसे तो आपको नहीं आता है क्वेश्चन, पर आप क्वेश्चन को पढ़ के, ऑप्शन को पढ़ के, दिमाग लगा के, ओपन माइंड करके, थोड़ा इधर हाथ मार के उधर पैर मार के उन 8 क्वेश्चन में अटेम्प्ट ले सकते हैं। और अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं और 8 में से मान लो 5 भी क्वेश्चन सही कर लेते हैं, 5 भी, तो 5 से आपको कितना प्लस मिलेगा, 15 नंबर आपको प्लस मिलेगा, 3 आपका माइनस होगा, तो आप प्लस 12 नंबर की लीड ले लेंगे इस कॉम्पिटिशन के अंदर, 12 नंबर। और ऐसा नहीं आपने आज ये वीडियो देखी सीधा हो जाएगा, आपने वीडियो देखी, आप कंसेप्ट समझ गए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहले नहीं बना पाते थे, उसमें से कम 5 के बनाने की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब पॉइंट देखिए, साइंस लुक्स फॉर पॉसिबिलिटीज। साइंस लुक्स फॉर पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है कि साइंटिफिक जब भी कोई स्टेटमेंट आए उसमें कैन दिखे, मे दिखे, पॉसिबली दिखे, तो बहुत हाई चांस होते हैं कि वो स्टेटमेंट जो होगी वो सही देखने को मिलेगी। आपको रीजन समझा ही दिया, क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मैं आपको करवाया था कि फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज द ओनली मीन ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग, ओनली वाला स्टेटमेंट हम काट दिए थे। इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल कैन बी चेक्ड, पॉसिबिलिटी है, हमने सही करा था, और इससे अपना 1 and 3 आंसर हम लोगों ने निकाल लिया था। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया आपके लिए, कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी आपको सही लग सकता है। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल,
पॉसिबल तो इसमें भी है पर ऑल भी है, इसको एक सेकंड के लिए थोड़ा छोड़ देते हैं। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल, ठीक है। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पॉसिबल तो है पर क्या सबके लिए पॉसिबल है, ये भी काफी हद तक एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ऑल वाला टर्म जो है, अवॉइड एक्सट्रीम वाला चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो अगर मैं बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूं, यानी सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दूं, तो अपने पास ये वाला भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये हम लोगों का आंसर इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रीड केयरफुली वाला मैंने क्वेश्चन डाला है, इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप ब्रेक लेंगे, क्वेश्चन को सोचेंगे, मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा रहूंगा, उसके बाद आप पहले इसका आंसर करेंगे अपने मन में डिवाइस के अंदर मार्क करके, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ड्राफ्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 प्रपोज्ड इन 2022। पहला क्या है, online games will have to register with a self-regulatory body and only games cleared by the body will be allowed to legally operate in India. Next क्या है, online gaming companies will not be allowed to engage in betting on the outcomes of game, the proposed rules say. Last क्या है, according to the rules there could be more than one self-regulatory body. अब आप यहाँ पे क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आपके सामने ही है, पॉज कीजिए, इस पर अच्छे से पढ़िए। मैंने इस क्वेश्चन को स्पेशली रेड से मार्क करा है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में सच में आपको कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समझाना और सिखाना चाहता हूं। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए और इस पर वर्क कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे यहाँ पर रीड केयरफुली की चीज़ क्यों लिखी गई है। सबसे पहली बात क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हम बात पॉसिबिलिटी एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, वो हमेशा होती है एक जनरल सिनेरियो में। अगर पूरा ओपन वर्ल्ड हमारे सामने स्पेस है, मैं वहाँ पॉसिबिलिटीज़ की बात कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ओपन वर्ल्ड पूरा स्पेस है, मैं वहाँ पे एक्सट्रीम चीज़ों की बात कर सकता हूँ। अगर मेरा जो दरिया है वो बहुत कॉन्स्ट्रेंड है, अगर मैं ये देखता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंने उठा लिया, कोई एक्ट उठा लिया, तो अगर एक्ट में किसी चीज़ को मना कर दिया तो मना कर दिया भाई, उसके अंदर पूरा ओपन वर्ल्ड मेरे लिए नहीं होगा। अगर मान लो कोई 2 पन्ने का एक्ट है, उसमें लिखा है कि ये काम इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, तो खत्म बात, वहां पे नॉट चीज नहीं लगेगी, मतलब जो हमारा टेक्निक लगाने वाला है। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे पास गिनती के 4-5 नियम आए हैं, उसके अंदर किसी चीज को स्पेशली मार्क कर दिया गया कोर्ट द्वारा या प्रपोजल द्वारा, तो वहां पे काम ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रीड केयरफुली का मार्क दिया। अब ध्यान दीजिए, ऑनलाइन गेम्स विल हैव टू रजिस्टर विद अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड ओनली गेम्स डिक्लेयर्ड बाय द बॉडी विल बी अलाउड टू लीगली ऑपरेट इन इंडिया। ये स्टेटमेंट में अगर आप इसको स्टेटमेंट के सार को समझने की कोशिश करें कि ऑनलाइन गेम को रजिस्टर करना होगा किसके पास, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास करना होगा, और वो गेम्स जिसको यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा वही लीगल इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है इंडिया में सट्टा का जो बाजार है बहुत बड़े रूप से आगे बढ़ा है पिछले कुछ समय में। काफी सारे इन्फ्लुएंसर है जिन सबकी प्रमोशन करते हैं, लोटस 365 का इंस्टा पे हर दूसरे दिन ऐड आता है जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह प्रमोट करती हैं। उसके बाद आपका क्या हो गया, ड्रीम 11 देख रहे हैं कि काफी सारे इन्फ्लुएंसर प्रमोट करते हैं। तो काफी सारे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अचानक से ऑनलाइन बेटिंग की चीजों को बहुत बड़े रूप से इंडिया में बढ़ा है। और इसमें एक एक्चुअली क्या होता है ना, बेटिंग के अंदर एक लत लग जाती है और उस लत से आपको डील करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को इस चीज का ध्यान रखना है कोई ऐसी आदत, गलत आदत देश में ना फैले। तो उसमें ये बोला है कि जो गवर्नमेंट क्लियर करेंगी, ओनली जिनको क्लियर करेंगी वही यहाँ पे इंडिया में ऑफिशियली ऑपरेट कर सकते हैं। क्या यह स्टेटमेंट सही नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने को कॉमन सेंस भी दिमाग में ओपन करना है, ऐसा नहीं कि सीधा ओनली देखे और काट दिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओपन सेंस को भी हमें यहाँ देखना, तो ये स्टेटमेंट अपने को सही लग रही है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज विल नॉट बी अलाउड टू एंगेज इन बेटिंग ऑन द आउटकम्स ऑफ गेम, द प्रपोज्ड रूल सेज। उनको अलाउ नहीं करेंगे कि आप गेम्स के आउटकम के ऊपर करें। बिल्कुल कर सकती है भाई, इसमें कोई राय नहीं है। और तीसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स देयर कुड बी मोर देन वन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। रूल्स के हिसाब से एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को भी रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ में मेन देने का मतलब ये था कि अगर आप कहीं में बिल्कुल डायरेक्ट ओनली को देख के क्वेश्चन को काटना देख रहे हैं तो इस तरीके से आपको नहीं देखना, हल्का सा आपको ओपन माइंड रखना है। एक बारी अगर मान लो कहीं रेगुलेटरी बॉडी की बात हो रही है या कहीं ऐसी चीज की बात हो रही है, तो लॉ से आई है, एक्ट से आई है, तो हल्का उस चीज में अपने आप को ज्यादा सतर्क रखना है। पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है तो ज्यादा सतर्क रखना है, तब उस चीज को बनाना है। खैर इसका आंसर ए, बी एंड सी हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से अपना आगे का उद्देश्य क्या होगा। मैं जानता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ आई होंगी, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, कितने दिन की परीक्षा का निचोड़ क्या था, सीख क्या थी। अब यहाँ से मैं जो आपके हाथ में दिया हूँ एक शस्त्र है, ये शस्त्र जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और घातक भी साबित हो जाता है अगर आप इसका यूज करना नहीं सीखे तो। एग्जाम से मैंने लगभग महीने भर पहले ये वीडियो आपके लिए बनाई है, वो बस इसीलिए बनाई है कि आप पिछले मतलब एग्जाम से आने वाले जो आपके 15-20 दिन अभी समय वाला समय है, इस 15-20 दिन में आप यहाँ पे खुद एक बार अप्लाई करके देखिए कि क्या आप इस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम में शुरुआत में जाते ही इस रिस्क को अपने हाथ से नहीं उठाइएगा, क्योंकि एग्जाम में अभी आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2 ऑप्शन में श्योर हैं कि इन्हीं 2 में से आंसर होगा, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आपको वहां पे जाना चाहिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग वाले केस के अंदर भी। बट अगर आपको चारों में से सीधा अंधा तुक्का मारना बिल्कुल आइडिया नहीं है और उस केस के अंदर आप यहाँ तक इस पॉइंट तक अभी तक नहीं पहुंच पाए कि आप इस चीज को रेगुलर अपने एग्जाम्पल में जब आप मॉक लगाओगे ना, जीएस का मॉक उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, तो आप खुद समझ जाओगे प्रैक्टिस करते करते 100 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बाद कि क्या आप इसके अंदर 60% एक्यूरेसी ला पा रहे हो कि नहीं ला पा रहे हो। जिन क्वेश्चन को आप नहीं जानते, अगर आप 60 to 80% एक्यूरेसी ला रहे हो तो वो आपका डिसीजन होगा एग्जाम में लेकर जाना है। और अगर आप 60% कम एक्यूरेसी के पास जा रहे हो, आप महीने भर में इस चीज को मास्टर नहीं कर पा रहे हो स्किल को, तो एग्जाम के अंदर मैं इस चीज को रिकमेंड आपको इनिशियल फेज में नहीं करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो समझ आई, आप प्रैक्टिस करते हो, स्किल सीख जाते हो। स्किल सीखने के बाद तो फिर ये आपको ऑटोमेटिकली 10-12 नंबर की लीड एग्जाम में कई बार दिला देता है, जो ऑटोमेटिकली आपको काफी हद तक बेनिफिट दूसरे कैंडिडेट के हिसाब से फेस करने को फील होगा। अब आपके ऊपर है आप इस पावर को कितना यूज कर पाते हो, क्योंकि जब भी कोई चीज सीखोगे ना तो उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे बिल्कुल सीख के गए कि भैया ने बोला कि ओनली हो गया, नॉट हो गया, ऑल हो गया, ये रेड वर्ड्स हैं, आपने बिना कुछ सोचे समझे अगर आप एग्जाम में मारने लगे और मान लो एग्जामिनर जो हुआ वो हल्का सा ज्यादा चालाक या सतर्क हो गया, तो उस केस के अंदर आप वहां पर फंस सकते हो। मैंने आपको जो चीज समझाई है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होगी अगर आप इसको प्रैक्टिस के साथ थोड़ी सी मास्टरी कर लें। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनने लगेंगे, यहाँ से इसी पॉइंट से बनने लगेंगे, बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार हल्की सी मास्टरी इसके ऊपर और करें। 100, 200, 500 क्वेश्चन लगाएं इस ट्रिक के साथ, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि आप इसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। साथ साथ मैं आपको यहाँ पे और क्या बोलूंगा, आज के समय में जो करंट में कुछ इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे कि G20 वगैरह हुआ था, तो इनसे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को भी अच्छे से जरूर तैयार करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके हिसाब से आप जितनी बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। हम लोग आपके साथ हैं ही हर तरीके से, जैसे भी हो पाता है, चाहे पीपीटीज हो गई, पीडीएफ्स हो गई, क्लासेस हो गई, क्रैश कोर्सेज हो गए, उन सब के थ्रू हम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं ही। बात करें अगर हम यहाँ पे कोर्सेज जो आपके लिए अपलोडेड है, वो अपन लोगों का यूट्यूब वगैरह पे ही जीएस वगैरह में काफ़ी कुछ आपका हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इनके क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। काफ़ी हद तक उससे आपकी चीज़ें बन जाती है। इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश का आपका छोटा सा क्रैश कोर्स अवेलेबल है। मैथ्स के क्रैश कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए वहाँ पे एग्जाम के लिए बेहतर होगा ही। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए @RBE_S, ये सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो @learner_SM सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। और मैं अपने भी कुछ चीज़ें जो भी होती हैं अपलोड या पोस्ट वगैरह की वो करता रहता हूँ। साथ में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, अगले सीजीएल के लिए आप ऑफिसर बैच को देख सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, पूरा का पूरा कोर्स A to Z सीजीएल के रिलेटेड चीज़ों की जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। ये इंडिविजुअल बैचेस भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास जो है बेहतर रूप से समझ आई होगी, आपके लिए कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल जरूर होगी। बाकी जो भी आपका रिव्यू होगा इसको आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, सोच समझ के डालिएगा, अप्लाई करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद डालिएगा और मुझे बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद व शुभ दिन।